Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to an academy. Very good afternoon to all of you. Okay, I hope लेक्चर लाइव हो चुका होगा. चलिए, इस लेक्चर में हम बात करेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी हमने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड है ना, नाम से कंफ्यूज मत होना. कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कल कमेंट में कि सेम इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ड जो है बुक वो जो हिस्ट्री का है ना, इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ड हिस्ट्री वाला है और दिस पार्ट इज ऑफ द ज्योग्राफी. कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाला ऑलरेडी हमारा आपको पता है 9th में पढ़ लिया, ये सेकंड है ना. इसके बाद फिर हम 11th की ओर या फिर तमिलनाडु बोर्ड जो भी होगा आप सजेस्ट बताओगे उस तरफ आगे पढ़ेंगे. ओके, तो पहला चैप्टर चल रहा है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कल मैंने बताया था ये जो एनसीईआरटी है ये आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्री के लिए तो थोड़े बहुत आपको उसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन स्पेशली मेंस के लिए पेपर 3 एंड पेपर 1 जिसमें आपको एग्रो इकोलॉजी और कई सारे टॉपिक्स हैं. पेपर 3 के अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या पुराने सिलेबस में 2019 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वो सब चीज़ें हैं, या नए पेपर में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह है 2020 में. उन सब में काफ़ी काम आने वाला है ना. रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपके संसाधन और संसाधन का विकास. ठीक है, अब अगर इनके डेवलपमेंट की बात करें, संसाधनों के विकास की बात करें, तो किस प्रकार से मानव संसाधनों का विकास है, संसाधनों का विकास किया जाता है, संसाधनों का डेवलपमेंट किया जाता है. तो इसके लिए आप देखोगे तो रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर ह्यूमन जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो न रहें तो इंसान का जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. या अगर आप सोचोगे कि जब इन रिसोर्सेज के बारे में हमें पता नहीं था उस समय हमारा जीवन कितना मुश्किल था, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. सपोज करो कि जो व्हील है वो जब व्हील का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब हमारा जीवन कैसा था. जब प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब हमारा जीवन कैसा होगा. अच्छा ही होगा शायद, है ना. प्लास्टिक नहीं होता तो बहुत सारी और कुछ होता, कुछ अच्छा होता उससे, लेकिन फिर भी प्लास्टिक है या कोई भी इस प्रकार का रिसोर्स है, कोल अगर नहीं होता या कॉपर नहीं होता तो कितनी सारी हमारी चीज़ों के अंदर चीज़ें जो हैं जिंदगी में चीज़ें अधूरी रह जाती. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ह्यूमन लाइफ के लिए और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी, है ना. कई सारे साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्योरी के आने के पहले, उनका बोलना था कि कोई भी सिविलाइजेशन जितने ज़्यादा रिसोर्सेज का उपयोग करती है, जितना उनका एक्सप्लॉइटेशन करती है, वो उतना अच्छा है, वो उतनी अच्छी इकोनॉमी या उतना अच्छा सिविलाइजेशन माना जाता है. जैसे वो ब्रिटेन को प्रेज करते थे कि ब्रिटेन के अंदर कई सारे रिसोर्सेज का उपयोग किया गया और काफ़ी रिच कंट्री हो गया. तो उन्होंने अपने रिसोर्सेज का उपयोग करके अपने आप को रिच बनाने की कोशिश की. तो यही बोलना था उनका कि जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे उतना ज़्यादा वो कंट्री आपका रिच माना जाएगा, उतना वो सिविलाइजेशन रिच माना जाएगा, है ना. लेकिन ये चीज़ें कुछ ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे नहीं थी, है ना. ये जितने भी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं तो ये हमको नेचर ने गिफ्ट के रूप में दिए हैं और फ्री में दिए हैं. कोई पैसा वैसा नहीं लेते सर, है ना. सरकार जो भगवान है पैसा नहीं लेते कि भैया लो तुमने इतना कोयला लिया मुझे पैसा दो, पैसा हम लेते हैं, है ना. तो ये चीज़ें हैं, लेकिन लगातार इनका जो एक्सप्लॉइटेशन किया गया, इनका गलत उपयोग किया गया, उसके कारण कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग है कि धीरे धीरे जो अर्थ का तापमान है वो तापमान इंक्रीज होने लग गया. अब इसको लेके भी कई सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, हर चीज़ में दो अलग अलग मत होते हैं. कुछ लोगों को बोलना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग वो नेचुरल है, क्योंकि इसके पहले भी आप देखोगे अर्थ पूरी तरह से फ्रीज था, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, फिर लाइफ नॉर्मल हुई और अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और जो दुनिया है वो अंत की तरफ जाएगी. फिर एक समय आएगा जब मैक्सिमम टेम्परेचर होकर फिर से आइस एज आएगा, फिर से वो पूरा प्रोसेस चलेगा, ऐसा बोला जाता है. बट ऐसा प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो थोड़ा मुश्किल है. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे एक्सप्लॉइटेशन के कारण या रिसोर्सेज के गलत उपयोग के कारण लगातार हो रहा है. ओजोन लेयर है उसके अंदर डिप्लीशन हो रहा है, उसके अंदर लगातार छेद हो रहा है ना. तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है. भले लॉकडाउन में थोड़ा टाइम के लिए कम हो गया, लेकिन फिर से हमारी जब एक्टिविटीज स्टार्ट होगी तो फिर से जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन होना यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, अभी उसके लिए कई सारी गाइडलाइंस वगैरह हमने इशू की. दिल्ली मुंबई जैसे शहर आप देख लो, मुंबई तो ठीक है, दिल्ली जैसे शहर देख लो जहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 तक पहुँच जाता है. 450 500 तो बहुत आम बात है. दिवाली वगैरह के टाइम पे इट्स मोर देन 1000, है ना, क्योंकि वो जो यूनिट है वो 3 डिजिट की नापता है, उसके बाद ऊपर पता नहीं कितना जाएगा. तो इतने ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है. हम लगातार इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनसे जो वेस्ट है वो निकालते हैं, नदियों के अंदर बहाते हैं, गंगा के अंदर, यमुना के अंदर. इवन इंदौर के पास में तो एक नदी है खान नदी, वो एक तरीके से वो इंडस्ट्री वेस्ट का एक खजाना बन गया कि इंडस्ट्री वेस्ट जो है पूरा वेस्ट उसी के अंदर वहाँ पर आपका बहाया जाता है. तो नदियों की हमने हालत कर दी, नदियों को हमने पोल्यूट
पोल्यूटेड कर दिया, एयर को पोल्यूटेड कर दिया, लैंड को पोल्यूटेड कर दिया, तो बचा क्या दुनिया में? फिर सब तो खत्म हो गया। फिर कोरोना नहीं आएगा तो क्या होगा, है ना? साइक्लोन नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? वो तो लाजमी है। भगवान कहीं ना कहीं तो जो बदला है, हम एलिफेंट्स को मारेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं तो बदला लेंगे, है ना? अपने अपने आप को मैनेज करेंगे। जो नेचर है वो अपने आप को बैलेंस करना जानता है ना? और उसको बैलेंस करने के लिए कुछ भी कर सकता है वो इंसान। अगर इंसान की बलि देना पड़े तो इंसान की बलि भी वो देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए जो एलिफेंट और ह्यूमन बीइंग और एक कीड़ा, क्रिएचर, सब कुछ आपके समान है ना? अब बात आती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का समान वितरण, कि रिसोर्सेज हमारे पास में है लेकिन उन रिसोर्सेज का जो समान उपयोग है या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका समान वितरण वहाँ पे किया जाए, तो वो इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अगर वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का, तो आपकी जो लाइफ है वो ईजी होगी, या सस्टेनेबल आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपको मिलेगी, है ना? पूरे ग्लोबल पीस मिलेगी आपको, पूरी दुनिया में शांति मिलेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका ने इराक पे हमला किया, उसने लीबिया पे हमला किया, उसने आपके अफगानिस्तान पे हमला किया। रीज़न क्या था? कहीं ना कहीं रीज़न जो है वो ऑयल था, जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो उसका रीज़न हो सकता है, और भी कई सारे रीज़न है, लेकिन ऑयल रिसोर्सेज एक बड़ा रीज़न है ना? सभी लोग आपके अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो रशिया हो चाहे अमेरिका हो, वो अफगानिस्तान और आसपास के एरिया में क्यों रहते हैं? वो हमेशा अपना वर्चस्व क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज जो है वो ऑयल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तेल के कुएँ वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए, ईरान के ऊपर कितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सऊदी अरब उसका दोस्त है। तो ये क्या है? ये जो रिसोर्सेज है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका के पास में ऑयल रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास है, लेकिन उसको और चाहिए, द ग्रीड, है ना? ग्रीड है उसकी वहाँ पे। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे आप अगर पूरे भारत में भी बात करोगे तो हमारे एमपी, राजस्थान में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। आप दूसरे स्टेट्स में जाओगे, अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे रिसोर्सेज आपको कम मिलेंगे। तो उनका नेचर ने तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, क्योंकि नेचर की मजबूरी है कि नेचर को जो भी उसने इकोसिस्टम बनाया है, या नेचर ने जो भी आपका इट कॉल द स्ट्रक्चर बनाया है अर्थ का, उसके हिसाब से उन रिसोर्सेज को उन्होंने वहाँ पे दिया है। लेकिन अगर हम इंसान अगर उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, सभी लोगों में समान वितरण कर दें, तो शायद शांति और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंक्रीज हो जाएगी, वो आपकी बढ़ जाएगी, है ना? ऐसा इसका बोलना है। अभी के टाइम पर अभी यहाँ पे क्या है कि जो रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन है वो कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स जो है वो, या फिर कुछ कंट्रीज वगैरह है, वही उसको वहाँ पे करती है, क्योंकि कम जगह अवेलेबल है और वही उसका रिसोर्सेज का उपयोग सबसे ज़्यादा करती है ना? जैसे हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतने सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन उनका उपयोग वो खुद नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इकोनॉमी इतना डेवलप नहीं है, या अपने आप को इतना विकसित नहीं कर पाया कि अपने रिसोर्सेज का खूब उपयोग कर सके। उसके बदले चाइना या अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं, वो उसके रिसोर्सेज का, उसके संसाधनों का उपयोग करती है, ठीक है? तो जिसके पास में है उसको उपयोग करना नहीं आता, और जिसके पास में नहीं है वो दूसरे के रिसोर्सेज को छुड़ा के अब यहाँ पर काम करता है, ठीक है? इसके लिए हमको रिसोर्स प्लानिंग है, रिसोर्स प्लानिंग या फिर आपके जो संसाधन हैं उनके नियोजन की यहाँ पे ज़रूरत है, कि प्रॉपर तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी को बराबर रिसोर्सेज है, बराबर रिसोर्सेज यहाँ पर आपको मिले, है ना? दिस इज द इम्पॉर्टेंट, है ना? अब उसमें एक चीज़ आती है, इट्स कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या सतत विकास, है ना? सतत पोषणीय विकास, ये एक नया टर्म आया। इट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक place without damaging the environment, है ना? याद रखना, without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of the future generation। दो चीज़ें इसके ऊपर है कि पहले बिना एनवायरनमेंट को प्रभावित करे आपको अपने संसाधनों का उपयोग करना है, उसका विकास करना है वहाँ पे, और दूसरा जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन का ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज का उपयोग करना है ना? तो जैसे कई बार आपने लगातार आप कोयले उसका दोहन वहाँ पे करते जाते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा, अभी लगातार आप एक्सप्लॉइटेशन करते जाओगे, कुछ टाइम बाद वो रिसोर्सेज पूरी तरीके से आपके एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, कोयले की जगह किसी और रिसोर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, या आपके रिन्यूएबल या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, और उनका उपयोग जो है धीरे धीरे यहाँ पर आपका कम कर दें, ताकि खत्म तो कभी ना कभी होंगे, कभी एग्जॉस्टेबल हैं वो, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वो 50 साल चल रहे हों, तो हमारे इन चीज़ों के कारण 100 साल चल पाए, 120 साल चल पाए। तो इस प्रकार से रिसोर्स प्लानिंग या फिर आपके रिसोर्स का जो प्लानिंग है वो करना यहाँ पर हमको जरूरी है। और उसी को लेके एक समिट हुआ, द समिट इज कॉल्ड द रियो द जेनेरियो के अंदर अर्थ समिट 1992 में, जिसको अर्थ समिट या पृथ्वी समिट या रियो समिट है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, 1992 में जब रियो में यहाँ पे हुआ इंटरनेशनल अर्थ समिट, तो उसमें ब्राज़ील के अंदर तो कई सारे देशों के लोग, 100 से ज़्यादा देश हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं
उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट वहाँ पे उन्होंने किया, है ना। और समिट के अंदर अभी यहाँ पे कई सारे एजेंडाज के ऊपर, कई सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ पे बात की गई कि किस प्रकार से हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो करना है हमको, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सामाजिक आर्थिक विकास करना है। टर्म आपको बड़ी बड़ी लग रही होगी, है ना, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या क्या चीज़ें करनी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण का संरक्षण करना है हमको, उसके अलावा हमको सामाजिक आर्थिक जो विकास है, वह सामाजिक आर्थिक विकास है वो करना है। तो इन चीज़ों को एड्रेस किया और इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात करना वहाँ पर आपका रियो समिट के अंदर यहाँ पर आपका स्टार्ट किया। अब इसमें क्या हुआ, मेन जो कंसर्न था उन लोगों का वो था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, जो जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है ना। और उसके बाद आपका जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो जैव विविधता को लगातार जो नुकसान होता जा रहा है ये जरूरी है, क्योंकि अर्थ के इकोसिस्टम के लिए, अर्थ का जो आपका पर्यावरण जो निकाय है उसके लिए, इकोसिस्टम परिस्थितिक तंत्र के लिए आपके ग्लोबल क्लाइमेट जो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा या क्लाइमेट चेंज अगर होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, काफ़ी नुकसान में होगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि वो जो फूड वेब या फूड चेन है आपका, उसको चलाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबका अपना अपना फूड चेन होता है, चाहे वो लैंड का हो चाहे वो वाटर का हो, तो सबका एक फूड होता है, अलग अलग एरिया का अलग होता है, तो वो बचाना जरूरी है। अगर उसको हमने खत्म कर दिया तो अर्थ का जो बैलेंस है, अर्थ का बैलेंस यहाँ पर आपका बिगड़ जाएगा। उसी की चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए ये समिट है, ये समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई, है ना। इसमें क्या हुआ, रियो कन्वेंशन था, जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल यहाँ पर आपके अडॉप्ट किए गए कि आपके वैश्विक आपके जो जंगल के प्रिंसिपल हैं या वैश्विक भूमंडलीय वन सिद्धांत हैं वो यहाँ पर अडॉप्ट किए गए कि वनों को किस प्रकार से प्रिजर्व किया जाए, कैसे उनका कम से कम उपयोग है वो किया जाए, कैसे एक सस्टेनेबल उपयोग किया जाए। एजेंडा 21 यहाँ पर आया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 2021 के लिए एजेंडा आया, और ये जो एजेंडा है ये आपके एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के लिए था, सतत पोषणीय विकास के लिए था, कि किस प्रकार से हम ये डेवलपमेंट यहाँ पर, ये विकास यहाँ पर आपका कर सकते हैं। चलिए, एजेंडा 21 क्या था, है ना। एजेंडा 21 इसके अंदर आपका साइन किया गया। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या था कि एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बनाया गया, है ना, उसके अंदर, और उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, UNCED, है ना। जो ये डिक्लेरेशन है तो इसने उसको वहाँ पे साइन किया 1992 के अंदर, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसने क्या किया कि इसके जगह पे ये रियो दो जेनेरियो है वहाँ पर इसको आपका अडॉप्ट किया गया, है ना, कि किस प्रकार से इसके ऊपर काम किया जाए। अब इसको अगर हिंदी में हम बोलें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, है ना। तो विकास सम्मेलन मतलब डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम है, ये जो एजेंडा है यहाँ पर आपको अडॉप्ट किया गया। अब इसका जो मेन एम था, मेन जो उसका उद्देश्य था वो ये था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास के ऊपर यहाँ पर जो बात है, सतत विकास के ऊपर यहाँ पर आपका बात किया जाए, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, उसको अडॉप्ट किया जाए, है ना। और उसके लिए एजेंडा 21 सभी देशों को बोला कि आप एजेंडा 21 है उसके ऊपर आप बात करें या उसके ऊपर आप यहाँ पे काम करें। तो मेन एजेंडा क्या था, मेन एजेंडा जो था वो था कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको मेंटेन करें, उसको स्थिर करें। उसके बाद गरीबी है या आपकी जो बीमारियां हैं उनको मैनेज करें, ओके। उसके बाद कॉपरेशन करें ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, कि सभी दुनिया के सभी देश हैं उनका एक इंटरेस्ट जो है वो कॉमन होना चाहिए, समान उनका लक्ष्य होना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा करना है या रिसोर्सेज का कैसे उपयोग करना वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाद म्यूचुअल नीड, और तीसरा जो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। ओके पहला वो बोल रहा है कि कॉमन इंटरेस्ट, कि कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने का है ना, ये जो इम्बैलेंस हो रहा है इम्बैलेंस को रोकने का है। उसके बाद म्यूचुअल नीड है कि सबकी जरूरत म्यूचुअल है, सबकी समान जरूरतें हैं, चाहे वो कोयला हो या दूसरे कोई भी रिसोर्सेज हो, सभी की कॉमन जरूरत है, तो कॉमन जरूरत है सभी की। उसके बाद जो इंटरेस्ट है, सभी के इंटरेस्ट भी यहाँ पे कॉमन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी सभी की यहाँ पर, कि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी कंट्री हो, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके ऊपर बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर डाली गई कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना है या दूसरे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है, तो सभी लोगों का जो ज़रूरत है, सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इसके अंदर आएगी। और ये जो ऑब्जेक्टिव है आपका एजेंडा 21 का, तो ये लोकल गवर्नमेंट्स को बोला गया कि इसको इम्प्लीमेंट करें। लोकल गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को, मतलब जो गवर्नमेंट्स थी, सरकार जो थी अपने देशों की, उनको बोला गया कि इसको अडॉप्ट करें और इसको अडॉप्ट करके अपने देश के अंदर जो है एजेंडा 21 को लागू करें, ताकि प्रॉपर तरीके से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो यहाँ पे हो सके, और उसके साथ में आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है, वो भी यहाँ पर आपका हो सके। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे बोला गया एजेंडा 21 के अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की, है ना। आपके नियोजन, जो रिसोर्स हैं उनके नियोजन की या उनके
प्लानिंग की। ठीक है, अब इसकी प्लानिंग की हम बात करें तो किस प्रकार से उसको प्लान किया जाए कि सभी लोगों के द्वारा उसका जो उपयोग यहाँ पे किया जाए, क्योंकि जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर। अब अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज हैं, है ना, अलग अलग रीजन्स के अंदर रिसोर्सेज हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि रिसोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में है या सभी रिसोर्सेज नेचर ने पूरे देश में दे रखे हैं। कुछ पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्सेज हैं, कुछ एरिया में रिसोर्सेज आपके यहाँ पे नहीं है, तो उनको मैनेज करना या उनको मेंटेन करना यहाँ पर आपका जरूरी है। कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा है, कुछ एरिया में रिसोर्सेज आपके पास में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कुछ आपके जो एरियाज हैं, जैसे हम बात करेंगे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा है ना। स्पेशली उड़ीसा का नाम भी इसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं दिया। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, है ना। और कुछ एरियाज हैं जहाँ पर इनकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कहीं पर रिसोर्सेज है, कहीं पर रिसोर्सेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर रिसोर्सेज हैं वहाँ तो बहुत पैसा होगा, वहाँ तो लोग बहुत अमीर होंगे या अच्छे रिसोर्सेज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे रिसोर्सेज हैं वहाँ पर उसके हिसाब से जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से विकास वहाँ पे नहीं हो पाया। उनका उपयोग हमने हमेशा एक एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए किया, या उनका जो बोलते हैं ना उनका शोषण है, तो उनका शोषण करने के लिए यहाँ पे किया। अब इसमें प्लानिंग कैसे किया जाएगा, रिसोर्सेज का प्लानिंग कैसे किया जाएगा? पहला जो स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज के रीजन के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनको पहचाना जाए कि कहाँ पर रिसोर्सेज है, कहाँ पर उसकी इन्वेंट्रीज हैं, मतलब कहाँ पर वो रिसोर्सेज जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं। तो उनके पहले पहचान किया जाए कि भैया कहाँ रिसोर्सेज है, उनको फाइंड आउट करना। जैसे अभी सोनभद्र के अंदर रिसर्च हुआ था, वहाँ पता चला कि वहाँ पे सोना है। मध्य प्रदेश के अंदर डोलोमाइट की या रॉक फॉस्फेट की कई सारी नई खदानें अभी मिली है। तो लगातार उसका आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्रीज किया जाएगा, पहचान की जाएगी कि कहाँ पर रिसोर्सेज है। दूसरा जो स्टेप है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, उसको लेके एक पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए कि किस प्रकार से उसका एक्सप्लॉइटेशन वहाँ से हम करेंगे, एक फेज मैनर में, है ना। जैसे पहले क्या था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर या आज़ादी के बाद जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह हम नहीं लेके आए थे, तो उस समय क्या था कि उस समय हमको नहीं पता था कि इनका प्लानिंग कैसे करना है, या पता भी था तो हमने तो एक्सप्लॉइटेशन करना उसका स्टार्ट कर दिया। अभी आप देखो कई सारी जो अवैध खनन है वो नर्मदा के आसपास लगातार होती रहती है, रेत है या जो दूसरी चीज़ें हैं वो लगातार लोग गलत तरीके से निकाल के ले जाते हैं। तो ये क्या है कि ये एक इलीगल तरीके से हो रहा है। उन सब चीज़ों को रोकना, उनको प्लान करना ही यहाँ पर इसके अंदर इंपॉर्टेंट। तो इट्स इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर की एक पूरा नीति है, एक नीति वहाँ पर बनाया जाए, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, उसके हिसाब से उसको इंप्लीमेंट यहाँ पे किया जाए। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि जो डेवलपमेंट प्लान है वो बनाए जाएंगे, जहाँ पे रिसोर्सेज आप जहाँ से लेके आ रहे हो वहाँ पर भी डेवलपमेंट प्लान बनाए जाएंगे, और बाकी एरिया में तो आपको बनाना नहीं है। तो जहाँ पे रिसोर्सेज हैं वहाँ पर अगर आप डेवलपमेंट प्लान बनाओगे तो वहाँ पे जो विकास होगा तो लोगों में डेवलपमेंट होगा, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो वहाँ पर आपका इंक्रीज होगा, है ना। जैसे अभी आप नक्सलवाद की हम बात करते हैं, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के एरिया में जो नक्सलाइट है उसका रीज़न क्या है? उन लोगों का बोलना है कि जो रिसोर्सेज हमसे ले जाते हो उसके बदले हमको विकास नहीं मिलता। तो ये जो प्लानिंग है आपका, ये उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए है कि उसको वहाँ पर आपका स्थिर किया जाए। तीसरा था है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, है ना, पूरे देश के अंदर कि जो भी डेवलपमेंट प्लान है आपके रिसोर्सेज को, उनको देखा जाए कि पूरे देश में उनको इक्विटेबल तरीके से बराबर रूप से वहाँ पर देखा जाए, और अभी उन एरिया का विकास किया जाए। वही चीज़ मैंने आपको बताई। तो 3 स्टेप हैं आपकी, आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री, है ना, दूसरा जो है आपका इवॉल्विंग अ प्लान, और तीसरा मैचिंग द रिसोर्सेज, है ना, उसका जो उनको रिसोर्स करना, और अलग अलग आपका 5 ईयर प्लान या दूसरे प्लान्स वगैरह हैं उसके द्वारा उन एरिया का वहाँ पर आपका विकास करना। तो ये 3 चीज़ें उसके अंदर, 3 स्टेप यहाँ पर है। ओके, उसका जो रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है तो वो अलग अलग एरिया में अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया हर क्षेत्र में अलग अलग वहाँ पर आपको रिसोर्सेज वहाँ पर मिलेंगे, है ना। कई सारे एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज देख लो तो एम्पल ऑफ द रिसोर्सेज है ना। भारत में हम बात करेंगे तो तकरीबन भारत में 15 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, या सबसे ज़्यादा अगर सघन रिसोर्सेज की बात करें तो 5 से 6 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सघन रिसोर्सेज हैं, सबसे ज़्यादा संसाधन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना, और उनको आइडेंटिफाई करके जो है उनको वो जो एरिया है उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया से निकाल के उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एरिया वहाँ पर आपका बनेगा, क्योंकि वो अगर डेवलप होंगे तो देश का जो सतत विकास है वो विकास वहाँ पर आपका हो पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ पर आपका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट आपका यहाँ पे कम हो पाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो कॉलोनाइजेशन है हमारा, या जो हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन है अंग्रेजों के टाइम की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें वहीं से निकल के आती हैं। वहाँ पर क्या किया गया कि जहाँ पर रिसोर्सेज थे उनका दोहन कर लिया, बाकी जगहों पर पहुँचा के उसका डेवलपमेंट कर दिया, तो वो एरिया ऑलरेडी आपके जो पीछे थे तो पीछे ही वो एरिया वहाँ पर रह गए, है ना। तो जो रिच रिसोर्सेज वाले जो एरिया थे कॉलोनीज के अंदर आपके जो थे, वो कॉलोनीज का मेन अट्रैक्शन हुआ करता था। जैसे आपके अंग्रेज जब आए
तो वो अफगानिस्तान के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अफगानिस्तान में इंटरेस्ट दिखाने का कारण था, वो रशिया का कारण था कि रशिया उसके ऊपर आना चाहता है और रशिया से होकर वो भारत में आ सकता है ना। उसका इंटरेस्ट कहाँ पे था? उसका इंटरेस्ट भारत में था, उसका इंटरेस्ट आपके इंडोनेशिया पे था, उसका इंटरेस्ट जो था वो वियतनाम पे था या कंबोडिया पे था, लाओस पे था, उन एरियाज पे जहाँ पे रिसोर्सेज हैं, है ना। तो उन एरिया पे उसका था। उनका इंटरेस्ट जो है वो अफ्रीका में था। अफ्रीका में आप देखोगे तो वहाँ पर आपके इंग्लिश, डच, स्पेनिश, फ्रेंच सबका रूल रहा उसके अंदर, क्योंकि रिसोर्सेज वहाँ पे थे, संसाधन थे। तो उनका इंटरेस्ट वहीं पे रहा, वहीं उनका संसाधन रहा कि उन्हीं चीज़ों को उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। वहीं पर उन्होंने, उनका अट्रैक्शन वहाँ पे बना। तो जहाँ पे रिसोर्सेज थे वहीं पर उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया और वहीं पर उन्होंने जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, उन्हीं एरिया के अंदर यहाँ पर आपकी केंद्रित रही। ठीक है। और उसके कारण क्या होगा, उन एरियाज़ के अंदर आपका जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो तेज़ी से वहाँ पर आपका होगा उनके अंदर। और वहाँ से रिसोर्सेज ले जाके दूसरे जगहों पे ले जाके, जैसे ब्रिटेन में ले जाते, ब्रिटेन में ले जाके कपड़ा वगैरह बनाते और वहाँ पे फिर भारत के अंदर वहाँ पे भेज देते। तो वही चीज़ें फिर आगे भी अडॉप्ट की गई कि जहाँ पे रिसोर्सेज हैं वहाँ से लेके दूसरे स्टेट में लाया जाए और उन स्टेट्स में लाके उनका जो डेवलपमेंट है, उनका विकास है, उनका विकास यहाँ पे किया जाए। तो दिस इज़ द हैबिट जो हमने उनके समय तक अभी यहाँ पर आपका उपयोग किया। ओके, अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज की, संसाधनों के संरक्षण की, किस प्रकार से इनका संरक्षण है, उनका जो उनका संरक्षण या कंजर्वेशन है वो कंजर्वेशन यहाँ पर आपका किया जाए, है ना। अब धीरे धीरे क्या है कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनका ओवर यूटिलाइजेशन करना हमने स्टार्ट कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, या जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन हमने इनका इंक्रीज़ कर दिया। अब उसके कारण क्या होगा, उसके कारण इनके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे आपकी कम होती जा रही है ना। अब इसके बचने के लिए हमको कई सारे कंजर्वेशन प्लान्स हैं, आपके संरक्षण प्लान है, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। और उसके लिए कॉन्फ्रेंस आई, द कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड द ब्रिटन वेट कॉन्फ्रेंस आपके 1987 की। तो जो ब्रिटन लैंड कॉन्फ्रेंस था आपका, या ब्रिटन कमीशन का रिपोर्ट था, इसने इसके ऊपर कई सारे रिपोर्ट्स वगैरह दी और बताया कि किस प्रकार से रिसोर्सेज को जो है प्रॉपर तरीके से जो उपयोग है, वो संसाधन का उपयोग यहाँ पर आपका किया जा सकता है। ठीक है। अब रिपोर्ट बोलती है देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो पहली बार ये टर्म यहाँ पर वो लेके आया, कौन लेके आया, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर, है ना। ब्रिटन वुड जो कमीशन था वो उसको पहली बार लेके आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। तो संकल्पना पहली बार लेके आया और उन्होंने बोला कि देश अवर कॉमन फ्यूचर करके एक बुक है, जो आपका एजेंडा 21 जब आया था रियो में, तो उस समय ये बुक भी उस समय पब्लिश हुई, ये उस समय वो रिपोर्ट वहाँ पे लेके आए। और उन्होंने यहाँ पे बोला कि रिसोर्स कंजर्वेशन जो है वो आपका यहाँ पे जरूरी है, उसको लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्लान बनाना या उसको विकास करना वो जरूरी है। फिर बाद में आपको पता है कि 2000 के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्लान है वो प्लान भी हमने अडॉप्ट किए और उनके अंदर एक अच्छे लेवल पे काम करने, सॉरी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, वो हम 2000 के लेके आए और वहाँ पे हमने कुछ लक्ष्य रखे। खैर वो लक्ष्य थोड़े से अलग थे इनसे, लेकिन 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2015 से सीरियस लेना हमने आपका स्टार्ट कर दिया, है ना। 17 गोल हैं उसके, कभी उनके बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद जो अर्थ समिट हुआ था तो वहाँ पर आप देखोगे तो ये उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर था। और उसी के बाद 87 के बाद जब ये कॉन्फ्रेंस, ये रिपोर्ट आया और उसके बाद फिर अर्थ समिट में उसके ऊपर बातचीत यहाँ पर आपकी की गई। लैंड रिसोर्सेज की हम बात करें, भू संसाधन की हम बात करें, तो भू संसाधन जो है हमारे, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं आपके भू संसाधन ज़मीन के ऊपर या लैंड रिसोर्सेज के ऊपर, है ना। लेकिन उनके अंदर क्या है कि जो वो लैंड रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग चीज़ों को, जैसे आपका नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह, इसको वो जो लैंड रिसोर्स है वो सपोर्ट करता है। इसका उपयोग करके हम आगे अपना जो डेवलपमेंट है, अपना विकास यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब नेचर ने हमको वो सभी चीज़ें दी जो हमारे जीवन को जीने के लिए यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट थी, है ना, वो हमारे लिए वहाँ पे जरूरी थी। लेकिन इसके अंदर वही बात होगी कि आपका इनका जो विकास है, जो यूज़ है, वो हम गलत तरीके से कर रहे हैं या ये सब चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं। तो जितने भी संसाधन हमारे पास ज़मीन पे अवेलेबल है वो सीमित हैं, वो लिमिटेड है। उनका एक फेज मैनर में उपयोग किया जाए, एक लिमिटेड उपयोग किया जाए, या ऐसा उपयोग किया जाए जो लंबे समय तक आपका अवेलेबल रहे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके लिए जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनका जो मैनेजमेंट या उनका जो विकास है वो विकास करना हमको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका ज़रूरी है। ओके, तो कहाँ कहाँ पे कितने कितने रिसोर्सेज हैं। अगर हम प्लेन एरियाज़ की बात करें तो टोटल जो देश का टोटल एरिया है उसका 43% जो है वो आपका क्या है, प्लेन एरिया है। ओके, उसके बाद अगर हम माउंटेन एरिया की बात करें तो तकरीबन 30% जो है वो माउंटेन एरिया है और तकरीबन 27% जो है आपका प्लेटू रीजन है, मतलब आपका जो पठारी भाग है।
और इस पठारी भाग के अंदर सबसे ज़्यादा आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, वो अवेलेबल है। 27% ऑफ द लैंड जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच है, और ये सभी जो लैंड है, मैक्सिमम ज़्यादातर लैंड जो है वो प्लेटू लैंड है, या फिर आपके आप बोलोगे आपके पठारी भाग है। तो पठारी भाग में सबसे ज़्यादा आपको जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब लैंड का यूटिलाइजेशन अगर हम करते हैं तो लैंड का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करते हैं, है ना, उसको हम अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। पहला तो भाग हो गया आपका जंगल का, हो गया फॉरेस्ट का, हो गया जो आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि वन का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। एक तो रिसोर्स का हो गया कि आपका जंगल है, कि जंगल वहाँ पर है। जंगल के अलावा दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल ऑन द कल्टिवेबल, ऐसी जमीन जो खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है ना। तो या तो कृषि में उपयोग करोगे या फॉरेस्ट में उपयोग करेगा। तो जो फॉरेस्ट में नहीं है और कृषि के अंदर भी नहीं है, वो उपजाऊ भूमि नहीं है, उसके अंदर जो पहली जमीन होती है इट्स कॉल्ड द बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो बैरन लैंड है या बंजर या फिर कृषि अयोग्य भूमि है ना। दूसरा जो लैंड है, लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे आपका बिल्डिंग है, रोड है, फैक्ट्रीज है, वो है। अब ऐसा नहीं कि वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के यूज़ के नहीं थी, एग्रीकल्चर यूज़ की थी, शायद हमने उसको कन्वर्ट करके बिल्डिंग्स वगैरह या दूसरा कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर कर दिया। तो लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के या फिर गैर कृषि उपयोग है, तो गैर कृषि उपयोग के लिए यहाँ पे थी। ओके, तीसरा जो है आपका अदर कल्टिवेबल लैंड, जैसे आपका जो फैलो लैंड है उसको छोड़ के जो अनकल्टिवेबल लैंड है, मतलब खेती योग्य जमीन जो नहीं है ना। तो फैलो लैंड आपको बताऊंगा प्रतिभूमि भूमि क्या होती है। तो ये क्या हो गया आपका पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड हो गए, कि जहाँ पे चारागाह हैं या फिर जानवर वगैरह जहाँ पे चराई वगैरह करते हैं, तो वो वाला लैंड हो गया। दूसरा लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, है ना, जो ट्री क्रॉप्स हैं आपके, जैसे आपके रबर वगैरह उसका प्लांटेशन है, तो ट्री क्रॉप के अंदर आ गया, तो वो ट्री क्रॉप्स वगैरह है ना। उसके बाद तीसरा जो है आपका कल्चरेबल, आपका वेस्ट लैंड हो गया, जो ऐसी मतलब पूरी जो ज़मीन है वो पड़ी हुई है 5 साल से ज़्यादा समय तक ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई खेती उसके ऊपर नहीं करता है। तो ये कल्टिवेबल लैंड यहाँ पर आपके हैं, जो फैलो लैंड के अलावा है पैस्चर लैंड। उसके बाद आपके ट्री कवर वगैरह है ना, वो उसके अंदर भी सोन एरिया नहीं है। और तीसरा जो है कल्टिवेबल आपका वेस्ट लैंड, जहाँ पर आपका 5 साल से ज़्यादा समय तक जो है वो कृषि योग्य बंजर भूमि, जो कृषि के योग्य है लेकिन बंजर भूमि वहाँ पर आपकी पड़ी हुई, 5 साल से ज़्यादा समय तक कोई खेती करने वहाँ पे आपका जाता ही नहीं है ना, उसको उपयोग नहीं करता। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फैलो लैंड या परती भूमि। अब ये ऐसी जमीन होती है जहाँ पर खेती की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है ना। तो ये जो फैलो लैंड है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो कल्टिवेबल आपका 1 साल से, मतलब कल्टिवेबल फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, कि 1 साल में मतलब कम से कम एक बार वहाँ पे आपका खेती वगैरह किया जाए, तो उसको करंट फैलो लैंड बोला जाता है, या उसको वर्तमान परती भूमि जाता है, जहाँ पर खेती होती है साल में एक आध बार या 1-2 साल में एक बार खेती होती है ना। उसके अलावा दूसरा जो है ऐसा एरिया है जहाँ पे 1 से 5 साल के बीच में एक बार खेती की जाती है, मतलब हर साल खेती नहीं होती, 2-3 साल में 4 साल में एक बार खेती वहाँ पे होती है। तो द सेकंड इज द अदर कल्टिवेबल लैंड, या फिर आपके वर्तमान परती भूमि के अलावा जो हो गए। तीसरा होता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब जहाँ पे हर साल खेती की जाती है, साल में एक बार से ज़्यादा बार जो खेती है वो खेती की जाती है, उसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक वर्ष में एक से अधिक बार खेती होती है ना, ज़्यादा खेती होती है। तो ये एक तरीके से आपके जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करता है। तो भारत में ये नेट सोन एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा है। हमने, अगर आपको याद हो, 8th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था कि भारत के अंदर तकरीबन 54% जो भूमि है वो नेट सोन एरिया के अंदर, या वो कृषि योग्य भूमि के अंदर वहाँ पर आपकी नेट सोन एरिया में आपकी आती है, शुद्ध निवल क्षेत्र के अंदर यहाँ पर आपकी आती है। तो ये आपका एक लाइन का डिवीजन हो गया। एक बार और दिखा देता हूँ आपको कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। तो फॉरेस्ट लैंड है आपका, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है ना। उसमें फिर आपका बैरन लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर है, जो बिल्डिंग वगैरह में उपयोग होता है। देन वी हैव द अदर कल्टिवेबल अनकल्टिवेबल लैंड, जैसे आपका फैलो लैंड को छोड़ के, जो परती भूमि छोड़ी उसको छोड़ के ग्रेजिंग लैंड हो गया उसके अंदर, या फिर आपके पेड़ पौधे वगैरह हैं वो उसके अंदर लगे हुए, ट्री क्रॉप वगैरह उसके अंदर लगी हुई है ना। उसके अलावा आपके जो वेस्ट लैंड है, जो 5 साल से ज़्यादा टाइम तक आपका जो खाली पड़ा है। देन फैलो लैंड है, फैलो लैंड के अंदर आप देखोगे कि जो 1 साल से 5 साल के, मतलब लेस देन 1 ईयर उसके अंदर एग्रीकल्चर नहीं हुआ, 1 साल से 5 साल एग्रीकल्चर नहीं हुआ। और तीसरा आपका नेट सोन एरिया, जहाँ पर आपको हर साल में 1 से 2 बार कृषि है वो कृषि यहाँ पे की जाती है। तो इस प्रकार से जो लैंड रिसोर्सेज हैं उन लैंड रिसोर्सेज को हम यहाँ पर विभाजित करते हैं। चलिए, तो कौन कौन से कोर्सेज मेरे अनअकैडमी पे चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। साथ ही मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आप नोट कर लो। द टेलीग्राम चैनल इज योर सिविल सारथी।
ओके, इसके ऊपर आप जब गूगल पे उसको टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर आप जाके मेरे ग्रुप में जाओगे, मेरा फोटो लगा हुआ है ऐसे करके, वहाँ पर जाके आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी PDFs है वो भी अवेलेबल है। 2020 का जो कोर्स चल रहा है MPPSC मेंस पेपर 2, उसका 2020 का कोर्स चल रहा है। उसके बाद MPPSC मेंस पेपर आपका जो प्रीलिम्स है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। 2 पार्ट के अंदर प्रीलिम्स पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने हिस्ट्री किया था और पार्ट 2 के अंदर जो है हम आपका जो प्रीलिम्स का जो कोर्स है आपका टॉपिक नंबर 1 3 से लेके आपके सिलेबस में 10 तक, तो जितने भी टॉपिक है MPPSC के पूरा सिलेबस में आपको प्रीलिम्स का कराऊंगा। जितने भी नए टॉपिक है आपका, चाहे वो रिमोट सेंसिंग हो गया, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो गया, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सभी चीज़ें मैं आपकी वहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, पूरे सिलेबस के और काफ़ी डिटेल में कवर कराऊंगा प्री के अंदर भी, है ना। 2019 के लिए MPPSC मेंस पेपर 3। अब इसमें खास बात यह है कि जो पेपर 3 का जो आपका विषय है, पेपर 3 जो है इसका एक्चुअली जो साइंस वाला पार्ट है, तो साइंस वाला पार्ट इज कॉमन, दोनों के लिए कॉमन है, मतलब आपके जो 2019 है 2020 दोनों के लिए कॉमन है। तो जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो साइंस है वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और वहाँ पर जो दूसरा कोर्स जब होगा वहाँ पर साइंस नहीं होगा। उसके लिए पेपर 1 का कोर्स है, पेपर 1 का कोर्स अपना चल ही रहा है ना, तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है वो। चलिए, तो सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यूज़ करना है कोड पावर लाइव। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 7000 रुपीज़ का पड़ेगा, है ना, और अगर मेरा कोड यूज़ कर लोगे तो तकरीबन 6300 रुपये का कोर्स है, पड़ जाएगा। अब अगर 2021-22 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करने का, उसके लिए आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, काफ़ी सस्ता पड़ेगा, 6400-6500 रुपये में 2 साल का मिल जाएगा, मतलब 8400 रुपये उसका टोटल कॉस्ट है। लेकिन 10% आप जब यूज़ करोगे तो और अपने कोड वगैरह, अपने जो क्रेडिट पॉइंट वगैरह यूज़ करोगे तो 6500 रुपये के आसपास कोर्स आपको पड़ जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा अंतर है 1 साल और 2 साल के अंदर। तो गो फॉर द 2 ईयर, है ना, 2 साल के लिए जाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर होगा। और आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट उसके ऊपर यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो 2 साल के लिए कोर्स के लिए जाओ, दिस इज़ मच बेटर, ये ज़्यादा आपके अच्छे लिए है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, और अगले लेक्चर के अंदर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।